गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा इसमें साथ में कायम करना चाहिए। गैंग एक्टिविटी हो रही है। 15 दिन का समय दिया है मुख्यमंत्री जी ने। बहुत सी जगह गड़बड़ी हुई है। तिरुपति में नकली घी से बन रहे थे लड्डू, जिसके हाथ इसमें कोयले में रंगे हुए हैं, वो कोई बच पाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत के स्पेशल पॉडकास्ट में आज हम बात करने वाले हैं रिटायर्ड आईपीएस अफसर, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी रह चुके एके जैन साहब से। अरविंद कुमार जैन साहब 1979 बैच के आईपीएस अफसर रहे हैं और दो तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें एके जैन साहब के बारे में आपको बता दें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पॉडकास्ट में हम राम मंदिर इशू पर भी लंबी बात जैन साहब से करेंगे। पहली तो ये कि जैन साहब यूपी के पहले वो आईपीएस अफसर थे जिनको एक्सटेंशन मिला था, तब वो डीजीपी के पद पे थे। खास बात ये रही कि एके जैन इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के स्पेशल सेल में भी 3-4 साल 2003 से लेके 2007 तक सर्विस दे चुके हैं। इसके अलावा फैज़ाबाद, जिसका अब नाम अयोध्या है, वहाँ के वो एसएसपी भी रह चुके हैं। और कब? 1991 में, करीब 6-8 महीने के लिए। आपको याद होगा कि 1991 कौन सा समय था? एक साल बाद ही दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ था और उसके एक साल पहले की सरगर्मियों को बहुत करीब से एके जैन साहब ने देखा है। और चूंकि अयोध्या के मामले को लेकर पूरे देश भर में बवाल मचा है, सरगर्मी मची है, इसलिए हमने चाहा कि एक ऐसे आईपीएस अफसर से बात की जाए जिनको न सिर्फ आर्थिक मामलों की अच्छी जानकारी हो, बल्कि चूंकि आईपीएस अफसर रहे, यूपी के डीजीपी से रिटायर हुए, तो अपराध के मामले में इनसे बेहतर कौन बता सकता है। एके जैन सर, आपका बोले भारत में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इसी सवाल से सर शुरुआत करते हैं जो लोगों की जुबान पे आज सबसे ज़्यादा चल रही है कि राम मंदिर के चढ़ावे के मामले में अभी तक कोई एफआईआर नहीं लॉन्च हुई है, जबकि उसके सारे स्टेक होल्डर्स ने ये मान लिया है कि इस मामले में गड़बड़ियां हुई हैं। नृपेंद्र मिश्रा खुल के बोल रहे हैं। सरकार ने एसआईटी जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया, लेकिन अभी तक ये सूचना नहीं आ पाई कि इस मामले में कोई फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एफआईआर दर्ज हुई हो। देखिए, ये दायित्व जो है ये ट्रस्ट का है। ट्रस्ट के मामलों में पुलिस स्वतः एफआईआर नहीं लॉन्च करती है और ना स्टेट गवर्नमेंट उसका संज्ञान लेती है। सैकड़ों ट्रस्ट हैं। अगर हर ट्रस्ट की जांच कराते रहें तो इसी में सारा समय पुलिस विभाग का और अधिकारियों का निकल जाएगा। इसमें मुकदमा जो है वो कोषाध्यक्ष कायम कराएं, चाहे जो भी कायम कराए ट्रस्ट का, उनको इसका दायित्व लेना चाहिए, उनको ये मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। नहीं करा रहे हैं तो मैं तो इसके लिए उन्हीं को दोषी मानता हूँ। जब ट्रस्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को लिखा, मुख्यमंत्री जी ने तत्काल एक बहुत अच्छे आउटस्टैंडिंग ऑफिसर्स की कमेटी जो है जी, उसमें एसआईटी बना दी, तत्काल बना दी, और उनको बड़े वृहद अधिकार दिए गए हैं और कहा गया है कि वो निष्पक्ष तरीके से पूरी जांच करें और अपनी रिकमेंडेशन दें। कल तक उनकी जांच प्रथम चरण वाली पूरी हो गई है। बिल्कुल। आज या कल में मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट सौंप देंगे। 15 दिन का समय दिया है मुख्यमंत्री जी ने कि, और जब स्वयं कह चुके हैं अयोध्या की पावन भूमि से कि दूध का दूध पानी का पानी होगा जी, तो ये मान के चलिए कि इसमें न्याय होगा। चाहे वहाँ से कुछ जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, चाहे उन्हें हटाना हो, चाहे जो दोषी हैं जिन्होंने विभिन्न सामानों को वहाँ के दान पात्रों से हेरा फेरी की है, मैं नहीं समझता कि इसमें बचेगा कोई। तो ये इसका हमको थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने सही कहा कि एक संवेदनशील विषय है और करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, तो इसमें थोड़े दिन और इंतज़ार करनी चाहिए। जब रिपोर्ट आ जाएगी, रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाइयाँ तत्काल प्रारंभ हो जाएंगी। हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट इसमें ऑर्डर करे कि आप ये मुकदमा ये दर्ज करें। जैसी जो बात रही सीईओ वहाँ अपॉइंट करने की, उस पर भी चिंतन चल रहा है कि कोई जैसे मुख्य कार्यपालक अधिकारी करके होता है, वाराणसी में भी हैं, कि यहाँ पर भी होने चाहिए। एक वरिष्ठ अधिकारी होगा जो बैठेंगे, जो डे टू डे अफेयर्स के ऊपर निगरानी रखेंगे। मैं सर ये समझना चाहता हूँ आपसे, एज एन पुलिस ऑफिसर,
एक एफआईआर बहुत मौलिक चीज होती है किसी भी आपराधिक कृत्य के को लेकर, और इतने बड़े मामले में अभी तक एफआईआर का न होना, तो कैसे आप किस ग्राउंड पे किसी को दोषी ठहराएंगे या किस ग्राउंड पे किसी को सजा देंगे? इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि एफआईआर ही दर्ज हो। इसमें शुरुआत में जो एसआईटी है, एसआईटी की बड़ी वृहद पावर्स होती हैं। एसआईटी के रिकमेंडेशंस के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर करेगी, अगर तब तक ट्रस्ट ने मुकदमा कायम ना कराया। मैं समझता हूं कि ट्रस्ट इसके लिए दोषी है कि ट्रस्ट ने आज तक उनके कोषाध्यक्ष वो किस वजह से, किन कारणों से बैठे हैं, इन्हीं वजह से बैठे हैं। उनको चाहिए कि वो उसमें मुकदमा दर्ज कराएं जी। और इसमें अपनी खुद ही की प्रतिष्ठा वो गिरा रहे हैं। लेकिन सर ट्रस्ट ही तो घेरे में है संदेह के, तो वो क्यों कराना जाए तो एफआईआर? ट्रस्ट में पुलिस थोड़ी फिर अपनी तरफ से सो मोटो कॉग्निजेंस लेगी कि एसएचओ अयोध्या कोतवाली मुकदमा कायम करा रहे हैं। इस मामले में यदि कोई तीसरा सर तहरीर दे तो जैसे बहुत सारे विपक्ष के नेताओं ने दी है, वो भी सब जीडी में सम्मिलित हो गई हैं और कार्रवाइयां चल रही हैं। अभी देखिए एसआईटी की रिपोर्ट आने दीजिए, जो स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर करेगी एक्शन। स्टेट गवर्नमेंट इज ऑल पावरफुल, सारी शक्तियां स्टेट गवर्नमेंट में निहित हैं और पीएमओ के द्वारा भी उसकी निगरानी की जा रही है, क्योंकि ये सेंसिटिव मुद्दा है जी। और उनका ये मानना है कि कोई भी दोषी बचने ना पाए। तो कार्रवाई होगी, अवश्य होगी। आप सर इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में भी स्पेशल सेल में बहुत लंबे समय तक सर्व किया, आर्थिक मामलों को भी आपने बहुत गहराई से देखा है। इस तरीके के मामले में जांच किन बिंदुओं पर हो रही होगी, क्योंकि एसआईटी की तरफ से तो इस मामले में अभी तक कोई अधिकृत बयान नहीं आया है, और वो चूंकि स्पेशल टीम है तो वो क्यों मीडिया को ब्रीफ करें, ये उनकी अपनी बाउंड्रीज हैं। बट एज एन इकोनॉमिक एक्सपर्ट हम आपसे ये समझना चाहते हैं, और यूपी पुलिस के अफसर के नाते भी, कि इस मामले में एसआईटी किन बिंदुओं पर जांच कर रही होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले आए कि जहां 10 की गड्डियां बनाई जानी थी बैंक में जमा करने के लिए, वहां 15 गड्डियां बनाई गई, 5 गड्डियां निकाल ली गई। तो कैसे जो एविडेंस का ट्रेल है उसको एस्टेब्लिश करेगी? वो सब ट्रेल सब के सब साबित हो जाएगा, कौन कौन इन्वॉल्व हैं। बैंक के कर्मचारी इन्वॉल्व हैं, ट्रस्ट के कर्मचारी इन्वॉल्व हैं, जो उनके लोग सुपरवाइज करने के लिए लगाए गए थे वो इन्वॉल्व हैं, ट्रस्ट के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। कोई भी जो है कानून के ऊपर नहीं है, बड़ी स्पष्ट सी बात है। और ये एक ऐसा विषय है जिस किसी ने, अब जगह जगह के लोगों के बयान आ रहे हैं कि हमने शिलाएं दी, हमको उसका कोई रसीद नहीं दी। तो एक एक से पूछा जाएगा भाई किसकी कस्टडी में था और कहाँ गया वो सामान। नहीं बता पाएगा वो दोषी ठहराया जाएगा, वो जेल जाएगा, उससे रिकवरी होगी। और मैं तो टीवी चैनल्स पे कहा है कि गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा इसमें साथ में कायम करना चाहिए। गैंग एक्टिविटी हो रही है, गैंग बनाकर आप वहाँ पर गड़बड़ी कर रहे हैं राम जन्मभूमि पर, राम मंदिर में। तो जो भी दोषी हैं उनकी अवैध रूप से जो अर्जित संपत्तियां हैं, उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं, वो सब भी सीज होने चाहिए। उनको सीज किया जाए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जो कि एक आगे के लिए नज़ीर बने। इसमें एसआईटी तो, बल्कि मैं पढ़ रहा था, मुझे नहीं पता कितनी सत्यता है, कि वो जो लैंड एक्विजिशन हुआ है बिल्कुल उसके भी कागज मांग रहे हैं जी। तो ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसके भी शिकायतें आई थी उस समय कि उसमें भी गड़बड़ी हुई है। तो जब जांच हो रही है तो उसकी जांच भी होनी चाहिए। इस मामले में सर आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से काफ़ी समय से इस बात की सुगबुगाहट अयोध्या में थी, बट ये सतह पे नहीं आया था, लेकिन 5 जून को ये सतह में आया और एसआईटी बनने तक 1 हफ्ते का लगभग समय लग गया। चूंकि कोई इनिशियल एफआईआर नहीं थी तो पुलिस के भी हाथ बंधे थे। आपने बताया कि ट्रस्ट के मामले में भी बहुत फ्रंट फुट पे पुलिस नहीं एक्शन में आती है। उस 1 हफ्ते के दौरान या अभी तक एफआईआर न होने से किसी को डिटेन करने की भी खबर नहीं आई है, एविडेंसेस को कितना नुकसान हुआ होगा? कोई नुकसान नहीं। क्या नुकसान? जिसने गड़बड़ की है वो तो पकड़ में आ जाएगी, वो सब बता देंगे। जब एक तरफ से गिरफ्तारियां शुरू होंगी वो सब बयान देंगे कि हमारा इतना रोल है, बाकी इसका है। चाहे उसमें ट्रस्टी इन्वॉल्व हो, चाहे कोई इन्वॉल्व हो, वो सबका नाम आ जाएगा। आ भी रहा है धीरे धीरे एक एक करके जी। और कोई एविडेंस डिस्ट्रॉय नहीं होगी। जो चीज़ गायब कर दी गई है वो रीअपियर कैसे कर जाएगी? वो तो गायब हो गई है।
किसकी कस्टडी में थी, कैसे गायब हुई, गला दी गई, कहाँ चली गई, कोई आभूषण हैं, शिलाएं हैं, एक एक चीज़ का जवाब देना होगा। और जो पूरे सीसीटीवी की फुटेज हैं जो डिलीट हो गई हैं, उनको जो है रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। रिकंस्ट्रक्ट कराकर उनको पूरा देखा जाएगा कि किस शिफ्ट में गड़बड़ हुई, जी कौन कौन लोग थे। एक एक उसमें निकला था कि बाथरूम में छुपा देते थे, बिल्कुल। और फिर बाथरूम से बाद में जब चेकिंग खत्म हो जाती थी तो लेके निकल जाते थे। एक आगे के लिए भी मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि तलाशी हो। जैसे ये बात आई थी, उनके नृपेंद्र मिश्रा जी का भी बयान था कि बिना पॉकेट की जेबें होनी चाहिए उनकी, हाँ, शर्ट्स मतलब होनी शर्ट चाहिए। शर्ट बिल्कुल। पैंट होनी चाहिए बिना पॉकेट की। तो अगर उसके वो पॉकेट वाली पहने हैं तो इसका मतलब है कि वो आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं। भविष्य में ये सब चीज़ें सुनिश्चित की जाएंगी। सीसीटीवी का कवरेज रहेगा, कंट्रोल रूम को भी उसका वो रहेगा, फीड उसको मिलेगा जिससे वो देख सकें कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। कहीं ये भी नाम आ रहे हैं कि बहुत से कर्मचारी जो हैं पुलिस विभाग से संबंधित और अन्य कई कई सालों से वहाँ जमे हुए थे। बिल्कुल। वो सब, उन सब के खिलाफ अगर वो भी दोषी हैं, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है जिस पे कि बहुत सोच समझ के मेरा मानना है कि हर किसी को बोलना चाहिए और अनर्गल बयानबाजी नहीं बिल्कुल। करनी चाहिए। इस मामले में एक चीज़ लेकिन स्पष्ट रूप से दिख रही है सर कि जितने भी आरोपों के घेरे में लोग हैं, जिसमें कि एक टिन्नू यादव का भी नाम आ रहा है, अब तो अनिल मिश्रा, चंपत राय, ये सब लोग बिल्कुल ये आरोपों के घेरे में हैं क्योंकि इन्हीं की निगरानी में सारा कामकाज चल रहा था। लेकिन अभी तक किसी भी व्यक्ति को डिटेन नहीं किया गया है। क्या कोई आपको कोई लगता कोई आवश्यकता नहीं है डिटेन करने की। डिटेन तब होंगे जब मुकदमा कायम हो जाएगा, उनके खिलाफ जुर्म साबित हो जाएगा, उनको कस्टडी में ले लिया जाएगा, कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। ये कोई जल्दबाजी का काम नहीं है कि नहीं। आप गए वहाँ पे और आपने पट 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 उठा के अरेस्ट करनी शुरू कर दी। किस आधार पे अरेस्ट करेंगे, अभी एफआईआर भी नहीं है। जी, उसकी भी एसआईटी बनानी पड़ेगी, एक लंबी चौड़ी। उसमें 10-20 लोग होंगे बिल्कुल। जो इन्वेस्टिगेशन टीम में रहें। उसका एक मुखिया होगा, कोई सर्विलांस का काम देखेगा, कोई सीसीटीवी का देखेगा, कोई सुरक्षा का देखेगा, बैंक के कर्मचारियों के बयान होंगे। मुझे लगता है जो बैंक के कर्मचारी इसमें एसबीआई से रिलेटेड, उसने भी बहुत हल्के में लिया है जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। उनके भी लोग अगर कोई गड़बड़ किए हैं, जी। वो भी अकाउंट फॉर किए जाएंगे। बचेगा इसमें कोई नहीं। आपसे समझना चाहेंगे सर इस मामले पे कि एक तो बात ये सामने आई अभी सोर्सेज के ही हवाले से है कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ को वहाँ बैठाया जाए। लेकिन जिस तरीके से इतने बड़े मामले में इतनी बड़ी गड़बड़ियाँ हुई, आपको क्या लगता है क्या ऐसा मैकेनिज्म या क्या ऐसा सेटअप होना चाहिए जिससे इस तरीके की घटना आगे न हो, ट्रांसपेरेंट हो? क्योंकि देश ही नहीं पूरी दुनिया भर के लोगों की आस्था राम मंदिर में वो है। बन जाएगा, ट्रांसपेरेंट सेटअप बन जाएगा। ऐसा नहीं है अभी आपको लग भर रहा है, वो बन जाएगा। सीईओ बैठेगा, नियंत्रण होगा, देखेंगे हर चीज़ को, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। और काउंटिंग के लिए बीच बीच में सरप्राइज चेक करेंगे। टॉयलेट हैं, उनकी भी चेकिंग होगी। जी, देखा जाएगा कि जो कर्मचारी चेकिंग करके बाहर निकले हैं, उन्होंने कोई पैसा रखा तो नहीं है। तलाशी भी हो सकती जी, है। जी, उसके लिए एक डेडिकेटेड टीम लगानी पड़ेगी जो तलाशी लें और सुनिश्चित करें। मतलब एक लेयर के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरा। वो उसको हर लेयर को की का सर्विलांस जो है वो होगा तो ठीक हो जाएगा। उसमें कोई बात नहीं है। जो भी गड़बड़ियाँ हुई हैं, जो पेपरों में निकल रहा है, बहुत सी तो कुछ रिकवरीज हुई हैं, जी, जमा जी, जमा करा दी गई हैं। जी, जी। पर इससे काम नहीं चलेगा। अगर किसी ने पैसा वहाँ का गबन किया है तो वो जेल जाना चाहिए। उसको जो है इंडियन जुडिशियल सिस्टम के तहत उसको जो है अकाउंट फॉर करना होगा। उसके ऊपर मुकदमे चलें, गंभीर धाराओं के मुकदमे हैं ये। और इसमें लंबी सज़ाएं भी हो सकती हैं। मैं चैनल पर कहा है कि इसमें तो ये तो गैंग एक्टिविटी कर दी है वहाँ पे बिल्कुल। कुछ लोगों ने। उन पे गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा कायम करें जिन्होंने कि ऑर्गेनाइज तरीके से इस प्रकार गड़बड़ी की है। सर, अब तो इस मामले में एसआईटी जांच चली रही है, उसकी
7 दिनों वाली अपनी रिपोर्ट वो सीएम को देंगे ही 15 दिन बाद। लेकिन जिस तरीके से ट्रस्ट ने अपना भरोसा खोया है, अपना विश्वास खोया है, आपको लगता है कि अब नए सिरे से पूरे ट्रस्ट को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए और पुराने उसमें जितने भी लोग हों उन सबसे तौबा करना देखिए, चाहिए? ये एक सेंसिटिव इशू है। सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसा मैंने कहा कि पीएम खुद इसका संज्ञान लिए हुए हैं, चीफ मिनिस्टर संज्ञान लिए हुए हैं, और मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी ट्रस्ट का भी अगर कोई व्यक्ति गड़बड़ी कर रहा है तो वो वहां पर कंटिन्यू कर पाएगा। जी। नए लोगों का चयन होगा, वो देखेंगे, जो गड़बड़ किए हैं वो हटाए जाएंगे, जिन्होंने नहीं की है वो कंटिन्यू करेंगे, और सुपरविजन और टाइटर होगा। जी, जी। एक बार अब स्थिति स्पष्ट हो गई है कि इस प्रकार की गड़बड़ी की संभावना है। हर चीज़ में, प्रसाद वितरण हो, कुछ भी हो, दर्शन हो, हर चीज़ बिल्कुल। की व्यवस्था को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। इंडिपेंडेंट एजेंसी लगेगी, ऑडिट होगा, टाइमली ऑडिट होगा, और ऐसी एजेंसी लगेगी जिसके ऊपर किसी का नियंत्रण ना हो, जी। जो स्पष्ट रिपोर्ट अपनी देगी। जब इस प्रकार का मैकेनिज्म बनेगा तो सब ठीक हो जाएगा। इससे जुड़ा हुआ एक आखिरी सवाल सर, उसके बाद यूपी पुलिस के कुछ उससे जुड़े मामलों पर भी बात करेंगे। जिस तरीके से राम मंदिर में ट्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ, पिक एंड चूज के आधार पे किनको कैसे रखना है ये तय कर लिया गया। आपको लगता है कि जिस तरीके से कोई आयोग बनता है, उसके लिए विज्ञप्ति जारी होती है, आवेदन मांगे जाते हैं, कुछ इस तरीके की व्यवस्था भी होनी चाहिए जिससे इंडिपेंडेंट लोग भी, किसी के मन मुताबिक लोग ही किसी इस तरीके के नहीं, नहीं, ट्रस्ट में नहीं, ना ये हो? ये ये एक ऐसा विषय है, उन्हीं लोगों का चयन होगा जो कि लंबे समय से उस आंदोलन के साथ जुड़े रहे हैं, जी। और जिनके ऊपर अयोध्या के लोगों का विश्वास है, जो वहाँ रहे हैं, एक-एक गतिविधि को समझा है। ये कोई एक दिन का आंदोलन नहीं है जिसकी वजह से बना। मैं तो 91 में जी। एसएसपी फैज़ाबाद था, और फिर उसके बाद में 4 बार आईजी ज़ोन लखनऊ रहा। बिल्कुल। तब मैं जाता था, हर बार देखता था, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर रहा, बतौर डीजीपी देखा। तो ये वो लोग हैं, सोच समझ के चयन किया जाता है हाईएस्ट लेवल पर। बहुत अच्छा मंदिर का निर्माण हुआ है। इसको लेकर ये नहीं माना जाना चाहिए कि कोई, बहुत सी जगह गड़बड़ी हुई है। तिरुपति में नकली घी से बन रहे थे लड्डू, बिल्कुल। उस व्यवस्था को भी ठीक किया गया है। तो और नए लोग आ गए हैं, और व्यवस्था चलेगी, अच्छी चलेगी। यहाँ पर भी मेरा मानना है, पूरा मुझे विश्वास है कि योगी जी स्वयं हर चीज़ को बड़े नज़दीकी उससे देख रहे हैं, एंगल से, कि क्या-क्या गड़बड़ी हुई, कहाँ पे हुई। और मैं नहीं समझता कि कोई भी व्यक्ति जो जो जिसके हाथ इसमें कोयले में रंगे हुए हैं, वो कोई बच पाएगा। जी। हाँ, वो सब बाहर हो जाएंगे। जी। नए चलिए। लोग आएंगे, नए लोग व्यवस्था बनाएंगे, और पब्लिक का फिर पुनः फेथ रेस्टोर होगा। तो सुना आपने, एके जैन साहब ने सबसे बड़ी बात ये कही जो कि अभी तक कहीं सुनने को नहीं मिली थी, इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं हुई थी, कि इस मामले में गैंगस्टर का मामला बनता है, क्योंकि बहुत ही प्लान्ड तरीके से, सुनियोजित तरीके से गैंग बना के इस अपराध को अंजाम दिया गया है। ये एक बड़ी बात होगी। इस मामले में जब एफआईआर दर्ज होगी उस समय देखना बहुत इम्पॉर्टेंट होगा कि किन धाराओं में पुलिस मुकदमा दर्ज करती है और कैसे अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाती है। लेकिन चूंकि पुलिस के डीजीपी आप रहे हैं, इसलिए कुछ पुलिस की फंक्शनिंग पर भी आपसे एक दो सवालों पर बात करेंगे। सर, पिछले दिनों हमने देखा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस पे बहुत तल्ख टिप्पणियां की, चाहे हाफ इनकाउंटर के मामले को हो, या जो जिन जिलों में कमिश्नरेट व्यवस्था लागू हुई है वहाँ इलीगल कस्टडी को लेकर अभी हाल में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट की बड़ी कड़ी टिप्पणी आई थी। आपको लगता है कि पुलिस की वर्दी पे इसे डेंट की तरह देखा जाना चाहिए, इससे नहीं, नहीं, बचना नहीं, चाहिए? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिविजुअल प्रकरण आते हैं उच्च न्यायालय के समक्ष, उनमें वो टिप्पणी करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे पूरे यूपी पुलिस के ऊपर वो एडवर्स टिप्पणी है। उनका संज्ञान भी लिया जाता है। तत्काल डीजीपी की तरफ से सर्कुलर भी जारी होते हैं कि इस प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए। ये कतई नहीं है, यूपी पुलिस बहुत अच्छा कार्य कर रही है, और क्राइम कंट्रोल इस समय जितना है, मेरा मानना है उतना उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं रहा है।
माफिया इस समय बिल्कुल धूल धूसरित हैं, गैंगस्टर्स वगैरह सब पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं, कन्विक्शन का रेट बहुत बढ़ा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हाँ, कन्विक्शन का कन्विक्शन का मामला। रेट बहुत बढ़ा हुआ है। कन्विक्शन के लिए ठोस प्रयास हुए हैं कि कन्विक्शन अधिक से अधिक हो, जेल में रहें बड़े बड़े अपराधी। एक एक दो दो गवाहियाँ जिनकी शेष थी और कोई गवाही देने आ नहीं रहा था, उनकी गवाहियाँ कराई गई हैं। माफियाओं को भी सजाएं हुई हैं। तो जो भी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, जो अवैध रूप से अर्जित संपत्तियाँ थी माफियाओं की, वो कब्जे में ली गई हैं। उनके ऊपर प्रधानमंत्री आवास बने हैं, आपने देखा जी है। बिल्कुल इसका बिल्कुल। एक बड़ा संदेश गया है। लखनऊ में भी एक बिल्डिंग ऐसी है। इसका बड़ा संदेश गया है। जैसे अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उधर फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट की ज़मीन थी सरोजनी नगर में, अरबों की ज़मीन है, उसके ऊपर माफिया का कब्जा था, उसने प्लॉटिंग शुरू कर दी थी। आज वहाँ 50 एकड़ में फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट बना है और वहाँ पर अन्य सरकारी विभाग आ रहे हैं। 3 किलोमीटर है वो जगह एयरपोर्ट से, जी बहुत महत्वपूर्ण है बहुत। और बड़ी बेशकीमती ज़मीन है। तो इस तरह की जो कार्रवाइयाँ होती हैं, इससे पब्लिक का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और लोगों को लगता है कि हाँ, ये भी संभव है। मैं देखता हूँ बच्चियों की और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी स्वयं इसके प्रति बड़े संवेदनशील हैं, माफिया गतिविधि के खिलाफ बहुत संवेदनशील हैं। तो एसटीएफ भी बखूबी अपना कार्य कर रही है, एटीएस बहुत अच्छा कार्य कर रही है। जी एटीएस ने पिछले दिनों तो कई गिरफ्तारियां भी हुई, आजमगढ़, संभल। बहुत दर्जनों मॉड्यूल उन्होंने बस्ट किए हैं, स्लीपर मॉड्यूल बस्ट किए हैं और अपराधियों को पकड़ा है। प्रदेश में कहीं कोई दंगा फसाद नहीं है, सब शांति से चल रहा है। जो अतिक्रमण कर रखे हैं लोगों ने, उन पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वो होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि कहीं पर कोई बात नहीं है। मैं तो पब्लिक में उठता बैठता हूँ, जी आम पब्लिक में जो फंक्शनिंग है उसकी सराहना है। यूपी पुलिस भी अपने को धीरे धीरे तौर तरीकों को बदल रही है और नए जो टूल्स हैं इन्वेस्टिगेशन के वो अपना रही है। हर संभव प्रयास हो रहा है कि पुलिस को भी मॉडर्नाइज किया जाए। साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए पहल जी पहल हो रही है। तो बहुत बड़ी बीमारी है साइबर हाँ, क्राइम साइबर की। क्राइम को भी रोकने की पहल हो रही है, उसके लिए भी ट्रेनिंग दी जा रही है। तो सही दिशा में पुलिस चल रही है और कुछ टिप्पणियों से ये आप फोर्स को वो नहीं कर सकते। ये होती रहती है घटना। ये कोई आज की बात नहीं, मैं तो कब से देख रहा हूँ कि बड़ी तल्ख टिप्पणी की गई। लेकिन एक सवाल इससे पैदा उन दिनों हुआ था जब हाई कोर्ट ने हाफ एनकाउंटर को लेकर सवाल किया था कि सारे अपराधियों को शरीर के एक ही अंग पे गोली लग रही है। देखिए, ये तो एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। किसी को अगर एनकाउंटर के प्रति कोई आपत्ति है तो वो उसके प्रति उसके 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 विरुद्ध कोर्ट जा सकता है और उसमें अपना बयान दर्ज करा सकता है। हर एनकाउंटर में मुकदमा दर्ज होता है, जी जी जुडिशल कोर्ट में जाती है एफआर, जी वहाँ से स्वीकृत होती है, वहाँ आपत्ति दाखिल करें। सब रास्ते खुले हुए हैं। बिल्कुल। एनएचआरसी का रास्ता खुला है, कोर्ट्स का रास्ता खुला है। ये तो अपना टिप्पणी की बात होती है। हर स्टेट गवर्नमेंट का देखिए एक कार्य करने का तौर तरीका है और उन्हीं के निर्देशों के अनुरूप अधिकांशतः पुलिस जो है विभाग फंक्शन करता है। लेकिन कभी कुछ फास्ट रिजल्ट के लिए आउट ऑफ वे जाके। ये हमेशा से होता आया है, कोई नई बात नहीं है। जी मैं तो 79 से हूँ विभाग में। जी विश्वनाथ प्रताप सिंह चीफ मिनिस्टर थे, सारा बीहड़ जो है डकैत भरे हुए थे, सब साफ किए गए। तो कोई भी आरोप कहीं पे कभी भी लग सकता है, ऐसा नहीं है। एक इससे आप लोगों की सर्विस से जुड़ा हुआ सवाल, क्योंकि पिछले दिनों उसमें सुप्रीम कोर्ट की भी बात सामने आई। हमने देखा सर कि राजीव कृष्णा 1 साल तक रहे एडहॉक डीजीपी, बाद में पूर्णकालिक बने, वो उनकी परमानेंट नियुक्ति हुई। उसके पहले 4 सालों तक गोयल साहब के समय से लेके और 4 सालों तक एडहॉक व्यवस्था ही चलती रही। इतने शीर्ष पद पे आपको लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट को एक ऐसा मैकेनिज्म लेके चलना चाहिए या ऐसी एक व्यवस्था करनी चाहिए कि कोर्ट को कम से कम अफसरों की तैनाती में कोई बात ना कहनी पड़े? कोई इसमें कोई अन्यथा बात नहीं होती। कार्यवाहक भी डीजी अगर हैं, देखिए स्टेट गवर्नमेंट की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। उनको ये पता होता है कि ये इस अधिकारी पे मेरा विश्वास है जी जी और ये हमारे निर्देशों का भली भांति पालन कर सकेगा। जी इसकी छवि अच्छी है, ईमानदार है, अपराधियों के प्रति सख्त रवैया है
और किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। चीफ मुख्यमंत्री जी की अपनी सोच होती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कार्यवाहक हो चाहे कोई परमानेंट हो। जी अभी तक कार्यवाहक थे राजीव कृष्ण, अब परमानेंट हो गए हैं, अब फुल टाइम डीजीपी हैं। पर ऐसा नहीं है कि कोई इससे उनकी शक्तियाँ बढ़ गई हैं, बिल्कुल शक्तियाँ बिल्कुल वही हैं जो पहले थी। जी। तो कोई दिक्कत नहीं है, डीजीपी हेडक्वार्टर सक्षम तरीके से चल रहा है। चलिए सर, आपने बोले भारत के लिए समय निकाला और इतने नहीं, सारे ठीक है। बिंदुओं पर बातचीत की, इसके लिए आपका नहीं, बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, तो धन्यवाद। आपने सुना AK जैन साहब को, जिन्होंने राम मंदिर के मुद्दे से लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली और अफसरों की तैनाती, इन सभी अहम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। लेकिन सबसे खास बात जैन साहब ने ये कही कि अयोध्या में चढ़ावा गबन के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस को या SIT को इस मामले में गैंगस्टर एक्ट की ओर भी देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सुनियोजित तरीके से गैंग बनाकर इस अपराध को अंजाम दिया गया है। आप इस स्पेशल पॉडकास्ट में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। एक और किसी बड़ी हस्ती के साथ आपके लिए इंटरव्यू लेके आएंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।